आज हम किसी फंक्शन की लिमिट्स एवं डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे, यानी सीमा और अवकलज क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो फलन फंक्शन क्या होता है ये हमने पहले देखा था कि सेट ए से सेट बी में कोई सक्रिय फलन f कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक और केवल एक ही यानी कि यूनिक प्रतिबंध यानी कि इमेज विद्यमान हो तो हम उसको फलन कहते हैं। तो ये फलन की परिभाषा देख ली थी। कोई फलन परिभाषित है या अपरिभाषित है इसकी भी हमने चर्चा की थी कि कोई फलन अपरिभाषित कब कहलाता है। तो अवकलन में यदि फलन x के रूप में दिया गया हो यानी y बराबर एफ एक्स का कोई फंक्शन है, यहाँ पर किसी बिंदु के लिए फलन का मान इनफाइनाइट यानी कि काल्पनिक हो जाए या क्या हो जाए अनंत हो जाए तो इस प्रकार के फलन अपरिभाषित फलन कहलाते हैं। ये हमने पहले चर्चा कर ली थी, फलन पढ़ रहे थे तब। फिर परिभाषित फलन क्या होता है, कोई फलन एफ एक्स यदि किसी मान के लिए फलन का वास्तविक संख्या हो उसका मान, तो ऐसा फलन परिभाषित फलन कहलाता है। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक जो लिमिट यानी कि सीमा है ये क्या होता है, तो अपरिभाषित फलन को परिभाषित फलन बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है, लिमिट कहलाती है। सीमा के प्रकार लिमिट के टाइप देखते हैं। तो एक तो लेफ्ट लिमिट एक राइट लिमिट होती है, यानी कि दाईं सीमा और बाईं सीमा। राइट सीमा के लिए तो आप क्या करोगे, एक्स को एक्स टेंडिंग टू एक्स प्लस एच जहाँ पर एच टेंडिंग टू जीरो यानी कि एक्स जीरो की यानी बहुत छोटी सी संख्या जोड़ के उसकी वैल्यू निकालोगे तो उसको आप कहोगे ये राइट लिमिट निकाल ली हमने। और अगर यही काम आप एक्स टेंडिंग टू यानी कि उसमें से छोटा सा मान घटा दोगे फिर उसकी लिमिट निकालोगे तो वो क्या होएगी, लेफ्ट लिमिट होएगी। इनको सोल्व करेंगे तब पता चलेगा। यदि किसी फलन के लिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर बराबर है यानी कि दाएं सीमा और बाएं सीमा का मान बराबर होता है तो ऐसे फलन के लिए हम कहते हैं कि सीमा का मान एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि सीमा विद्यमान है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे ये फंक्शन दे रखा है जो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 4 नीचे एक्स माइनस 2, इसकी हम एक्स बराबर 2 पर लिमिट का अस्तित्व विद्यमान है या नहीं है इसको चेक करना है। तो जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो देखो ऊपर 4 माइनस 4 जीरो नीचे जीरो हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट टाइप का होगा यानी कि अपरिभाषित फलन है। अब इसको परिभाषित करना ही लिमिट कहलाता है। तो ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम देखो दाएं सीमा निकालेंगे। दाएं सीमा निकालोगे तो आप क्या करोगे, x के स्थान पर x प्लस एच यानी कि h जो जीरो लगभग जीरो की ओर टेंड कर रहा है, बहुत न्यूनतम मान है, छोटा सा नगण्य मान, जिसको ऐड करके इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ जैसे 4 आई वैल्यू। इसको सोल्व करने पर स्क्वायर वगैरह ये आपको सोल्व करना है। फिर इसका ऊपर भी नीचे सोल्व करके जब डिवाइड कर लोगे और फिर इसकी लिमिट रख दोगे h की 0 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। इसी प्रकार ये तो हमने राइट लिमिट निकाली, फिर यही लेफ्ट लिमिट यानी x माइनस एच करके इसको सोल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पर प्राप्त हुई 4, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों सेम प्राप्त हो जाए तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। फिर ये सीमा ज्ञात कैसे करते हैं, आपको तो वहाँ पर ऐसा नहीं पूछेगा कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, आपको वहाँ पर निकालना पूछेगा या आपको ऐसा पूछता है कौन किसकी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो आपको ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम सीमा को ज्ञात करने की विधि देखते हैं। सीमा निकालने की एक तो दिया गया मान पुटअप कर दो और रियल वैल्यू प्राप्त हो रही है यानी कि वास्तविक संख्या प्राप्त हो रही है, तब तो वही उसका मान क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। यदि सीमा लगाने पर जो फलन है इस फॉर्म का बन रहा है 0/0 का या इन्फिनिटी का, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसके लिए सीमा विद्यमान हो तो ऐसे फलनों के लिए हम निम्न विधियों का प्रयोग करेंगे। तो कौन कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, पहले के तो हम गुणनखंड विधि से, जैसे यहाँ पर ये एक एग्जांपल दे रखा है x टेंडिंग टू 2 पर इसकी वैल्यू 0/0 हो रही है, तो हम क्या करेंगे इस ऊपर वाले का नीचे का हम क्या गुण फैक्टर करेंगे, तो इसको फैक्टर करने पर इस टाइप का बनेगा, कुछ फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में जो टर्म बचेगी x टेंडिंग टू 2 रखने पर उसकी कुछ वैल्यू प्राप्त होगी जो वास्तविक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लिमिट ज्ञात करते हैं। तो जब ये 0/0 इन्फिनिटी टाइप का बन रहा हो तो हमें गुणनखंड यानी कि ऊपर भी गुणनखंड बनाने हैं नीचे भी गुणनखंड बनाने हैं,
उस आधार पर हम गुणनखंड बना के कुछ जो जीरो कर रहा है पार्ट वो तो कैंसिल हो जाएगा और बचा हुआ फंक्शन का भाग होगा उसकी वैल्यू रखने पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। फिर सीमा के कई प्रतिष्ठ मान यानी कि हम क्या कर देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे कुछ वैल्यू को। जैसे आगे ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, इन प्रसार विधि से भी सोल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट फार्मूला 1 प्लस एक्स की पावर एन का 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, इस प्रकार डैश डैश चलता रहेगा। यहाँ पर ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। फिर e की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे खुलता है, तो इसका प्रसार क्या होता है ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इस प्रकार ये चलता है। फिर e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर देखना जो क्यूब वाली जो विषम टर्म है, एक्स के पावर में विषम पावर है, वो नेगेटिव हो जाएंगे। 1 माइनस एक्स फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल फिर माइनस एक्स क्यूब बाई, तो इस प्रकार एक अल्टरनेट क्रम चलेगा। पहले प्लस फिर एक्स की पावर जहाँ पर विषम है ओड है वहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आएगा। तो इनके ये विस्तार याद रखना। फिर log 1 प्लस एक्स का विस्तार क्या होगा, तो इसमें ध्यान रखना एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फिर माइनस एक्स 4/4। तो ये एक्स से स्टार्ट होगा, फिर इसके जितनी पावर है उतना भाग भी लगाएंगे, और जो सम पावर वाले हैं उनमें नेगेटिव का चिन्ह आएगा और उससे पहले जो भी विषम वाले हैं उनमें पॉजिटिव। तो इनको कुछ आपको टर्म में से इस प्रकार ध्यान रखनी है, तो इनको याद रखना है कि इनका एक्सपेंशन कैसे होता है। फिर log 1 माइनस एक्स का क्या होता है, तो जितने भी टर्म है सब के आगे माइनस लगा देना। एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 एक्स 4/4, इनके सब के बाहर माइनस का चिन्ह आ जाता है, तो ये log 1 माइनस एक्स की विस्तार होता है। इसी प्रकार आपको एक्स का भी ध्यान रखना है कि log जो ये एक्स है इसका विस्तार क्या होगा, 1 प्लस एक्स log e की पावर a प्लस एक्स फिर स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इस प्रकार क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल आता रहेगा। तो एक तो 1 प्लस ये टर्म ध्यान रखना, इसकी पावर चेंज होती रहेगी। फिर साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, इनका प्रसार भी आपको याद रखना है। साइन एक्स का क्या होता है एक्स फिर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल फिर वापस प्लस का एक्स 5/5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर पावर क्या चल रही है 1 3 5 और अल्टरनेट क्रम में प्लस माइनस है। कोस में भी ध्यान रखना, कोस में 1 से स्टार्ट होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4/4 फैक्टोरियल फिर माइनस का आएगा एक्स 6। तो यहाँ पर भी देखोगे एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव, स्क्वायर फिर 4 पॉजिटिव आएगी फिर एक्स की पावर 6 वाली नेगेटिव आएगी, इस प्रकार ही चलेगा। 10x में सभी पावर विषम आएगी, इसको एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब एक्स 5/15 ऊपर 2, इस प्रकार ये इनका विस्तार आपको ध्यान में रखना है। इनका विस्तार ध्यान में रहेगा तभी आप लिमिट के इक्वेशन सोल्व कर पाओगे। तो ये जो भी बेसिक चीज़ें बताई जा रही है इनको तो आपको याद करना है, और याद कब होगा, इनको बार बार अप्लाई करोगे क्वेश्चन में सोल्व करते टाइम, बिना देखे उसको लिखोगे तब ये याद होगा। फिर कुछ मानक लिमिट है जो आप ज्ञात भी कर सकते हो। साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पर ध्यान रखना एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए कितनी होती है, वैल्यू 1 होती है, चाहे एक्स ऊपर नीचे हो या साइन एक्स बाई एक्स हो चाहे एक्स बाई साइन एक्स हो। तो इसको आप प्रसार के द्वारा देख सकते हो। साइन एक्स वाले में यहाँ पर देखो लिमिट एक्स टेंडिंग, ये एक्स है, एक्स कॉमन लेके इधर आप डिवाइड कर दोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, इस प्रकार को होगा। जब एक्स 0 रख दोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो इस प्रसार से आप ये मानक लिमिट ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार 10x/x या x/10x की लिमिट भी 1 होती है। तो इस प्रसार अगर याद है एक्स कॉमन ले लेना, इसको नीचे डिवाइड में फिर x 0 रख देना तो 1 बच जाएगा, बाकी सब टर्म 0 हो जाएगी एक्स वाली। तो इनको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो और प्रसार से भी। सेम कोस एक्स, तो एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए देखोगे यहाँ पर सभी एक्स की पावर, तो एक्स की जो टर्म है वो तो सब 0 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो केवल 1 बचेगा। तो कोस एक्स की एक्स टेंडिंग टू लिमिट 0 पर 1 होती है वैल्यू। इसी प्रकार जो आपका एक्स एन माइनस ए है, तो इसको भी आप सोल्व करोगे तब n m n-1 ये आएगा।
इसको भी सोल्व करेंगे डी एल हॉस्पिटल रूल से आगे। जब डी एल हॉस्पिटल रूल पढ़ लेंगे तब इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाएंगे आपको। जब एक्स टेंडिंग टू ए लिमिट है और यानी 0/0 फॉर्म बन रही है तो डी एल हॉस्पिटल रूल आएगा आगे कि ऊपर वाले का तो ऊपर अवकलन कर दो, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो। पहले आपको अवकलज वगैरह सिखा के फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कैसे निकालते हैं वो भी सिखाएंगे। यहाँ पर देखेंगे अवकलज क्या होता है। कोई फंक्शन दे रखा है y=f(x), तो इसका अवकलज क्या कहलाता है। अवकलज ज्ञात करने के लिए आपको ये, जैसे यहाँ पर y=f(x) है, ये कोई फंक्शन दे रखा है, ये जो आपका x है ये तो इंडिपेंडेंट है यानी कि स्वतंत्र चर है। ये वेरिएबल कैसा है, इंडिपेंडेंट है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू डालेंगे वैसे वैसे वैल्यू कैसी आएगी, y की। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। तो y कैसा हो गया, डिपेंडेंट, और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, यानी कि ये स्वतंत्र है और y क्या है, परतंत्र वेरिएबल है। तो अवकलज क्या होता है, अवकलज के लिए हम क्या करते हैं, x के छोटे से मान में परिवर्तन से y में क्या चेंज आ रहा है, जिसका हम देखते हैं कि यानी कि जो हमने जैसे x में कोई छोटी सी राशि जोड़ी डेल x, तो ये डेल y परिवर्तन आ रहा है। तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं कि डेल x टेंडिंग टू 0 के लिए y में कितना चेंज आया, जिसको ये तो आंशिक होता है, ये पूर्ण अवकलज होता है। तो इसको जो इस प्रकार लिखते हैं dy/dx। यहाँ पर ध्यान रखना है ये x कौन सा है, ये वेरिएबल कैसा है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष अवकलज ज्ञात किया जाता है। तो ये इसका गुणांक है। यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखना है सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को। जैसे x की पावर n है तो इस प्रकार के अवकलज का ज्ञात करते हैं, अवकलज x के सापेक्ष। तो क्या होता है, y बराबर जैसे कोई फंक्शन देख रखा है x की पावर n, तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर के सापेक्ष जब अवकलज ज्ञात करेंगे तो इसको कैसे, जो भी x की पावर है उसको पहले तो n जो पावर है उसको लिखेंगे, फिर x की एक पावर कम कर देंगे। इस प्रकार ये x की पावर n का अवकलज हो जाएगा। फिर e की पावर x का अवकलज ज्ञात करना हो तो e की पावर x का e की पावर x ही अवकलज होता है। फिर log e बेस में x का अवकलज क्या होता है, 1/x, ये इसका अवकलज होता है। यहाँ पर ध्यान रखना अगर बेस e है तब तो ठीक है, अगर बेस e नहीं है तो सबसे पहले तो इसका बेस e बनाओगे, जिसका फॉर्मूला ये होता है। जैसे मान लो यहाँ पे बेस अलग आ गया तो इसको e की पावर x और नीचे वाले को log e की पावर a, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले जैसे ये log a की एक बेस में x है तो इसका अवकलज ज्ञात करना, तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको e की पावर x में बदलेंगे। फिर e की पावर x का हमने अवकलन जानते हैं 1/x होता है, तो ये ध्यान रखना ये इसका अवकलज होगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी होता है log e a इंटू log ए ई, इनका मल्टीप्लाई 1 आता है। तो यहाँ पर जो ये लूप इसको ऊपर ले जाएंगे तो बेस और ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर ई बेस और ए था तो ये ए बेस ही हो जाएगा। तो टोटली इसका अवकलज का ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना 1/x log ए ई, ये इसको ये भी याद रख सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट अवकलज है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर ए एक्स का अवकलज x के रेस्पेक्ट में निकालना, तो ए एक्स पहले तो ये, फिर log e की पावर a, तो ये इस टाइप का अवकलज होता है, ये फॉर्मूला है ध्यान रखना। साइन x का अवकलज cos x होता है, cos का माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना जहाँ पर भी c आएगा वहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा अवकलज में। फिर tan x का sec स्क्वायर होता है, cot x का माइनस, देखो कोट में c आ गया तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। कोसेक एक्स का अवकलन देखो सी आया तो फिर माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। तो ये अवकलज के फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं।
फिर साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो 1/1 - x² होता है। तो एक तो साइन इनवर्स एक्स का ध्यान रखना और एक टेन इनवर्स एक्स का। तो ये क्या होता है 1/1 + x²। एक ये सेक इनवर्स एक्स का ध्यान रखना। तो ये क्या होता है x √x² - 1। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना 1 - x² है साइन इनवर्स एक्स का, तो और सेक स्क्वायर एक्स का है 1/x² - 1। तो इसको फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ फॉर्मूले। फिर ये कुछ पर्टिकुलर केस है, जैसे x की पावर n का n की वैल्यू 1 हो जाए तो 1 × x 1 - 1, यानी कि ये 0 किसी की पावर 0 होने का मतलब 1। तो ये x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। अंडर द रूट x हो, अंडर द रूट x का मतलब होता है 1/2। तो इसको निकालोगे तो 1/2 × x, 1/2 में से 1 घटाओगे तो माइनस का होगा, तो नीचे आके ये √x हो जाता है। तो ये ध्यान रखना ना, √x का अवकलज क्या होता है 1/2 √x। फिर कोई भी कांस्टेंट है फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का अवकलज 0 होता है। फिर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेना और जो फंक्शन है उसका अवकलज कर देना। अब फिर हम एक यूवी यानी कि कोई दो फंक्शन मल्टीपल के रूप में, तो पहले हम एक को तो कांस्टेंट मान के बाहर कर देंगे, दूसरे वाले का अवकलज कर देंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, पहले जिसका अवकलज कर चुके हैं उसको अब की बार बाहर कर देंगे और जिसको पिछली बार बाहर किया है उसका अवकलज कर देंगे। तो इस प्रकार दो मल्टीपल में फंक्शन हो तो उसका अवकलज ज्ञात करते हैं। फिर u/v टाइप का कोई फंक्शन, यानी कि डिनोमीटर में कोई फंक्शन दे रखा हो और एक ऊपर दे रखा हो, तो उसका अवकलज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, फिर ऊपर पहले जिसका नीचे, ये नीचे वाला इसको कांस्टेंट रखो, फिर ऊपर वाले का अवकलज, फिर माइनस, फिर u कांस्टेंट यानी ऊपर वाला कांस्टेंट v का अवकलज। तो ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना, पहले v को कांस्टेंट रखना, ये माइनस का चिन्ह है यहाँ। इस प्रकार ये अवकलज के फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है। फिर सीमा ज्ञात करने के लिए डी एल हॉस्पिटल का रूल का अप्लाई कब करते हैं, तो सबसे पहले जब फंक्शन में हम लिमिट लगाएं और फंक्शन 0/0 फॉर्म में आ जाए तो हम डी एल हॉस्पिटल रूल का अप्लाई करते हैं। डी एल हॉस्पिटल रूल क्या है, ऊपर जब इस फॉर्म बन रही है, ऐसी फॉर्म बन रही हो तो ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर दो, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो, यानी ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो। फिर लिमिट लगा के देखो, अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो फिर उसका अवकलन कर दो। ऐसे अवकलन तब तक करते जाओ जब तक उसकी कोई फाइन यानी कि वास्तविक वैल्यू प्राप्त नहीं हो जाए। ये डी एल हॉस्पिटल रूल है। तो ये तो टॉपिक आपका 11th की बुक में मिल जाएगा। 2012 की जो भी बुक 2011 की 11th की बुक है उसमें से सभी क्वेश्चन कर लेना, या जो नई वाली है उसमें वो सेम ही है, तो उसमें ये जो भी दे रखा है लिमिट उसके सभी क्वेश्चन करना। सिंपल क्वेश्चन है, इन पर सूत्र बेस क्वेश्चन है जो आपसे हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप पूछ सकते हो। फिर 12th में चैप्टर चलता है कंटिन्यूटी एवं डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले वही फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं है ये चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो कोई फंक्शन x = 1 के लिए कंटिन्यूटी यानी सतत होगा अगर उसके प्रत्येक बिंदु पर फलन वक्र, जो भी फलन दे रखा है उसका वक्र कर्व है जो टूटे नहीं यानी कंटिन्यू चलता रहे, तो वो फंक्शन उसके लिए क्या कहलाता है, सतत कहलाता है। यह तो कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले आपको लिमिट चेक करना आना चाहिए। तो ऊपर जो भी चैप्टर देखा है उसमें लिमिट और अवकलज सीखे हैं, तो लिमिट के जो कैसे एग्जिस्ट करती है वो निकाल लेंगे तो उससे हमें कंटिन्यूटी का पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालनी होती है और जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी निकालनी होती है। तो ये फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये राइट लिमिट है, ये लेफ्ट लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूटी।
फिर कुछ फंक्शन है जो ये ए बी इंटरवल में सतत होता है, तो अंतराल के सभी बिंदुओं पर फलन सतत होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ फंक्शन ध्यान रखना है, वो हमेशा कंटिन्यूटी होते ही है, सतत होते ही हैं। जैसे एक तो कांस्टेंट फंक्शन होता है, वो हमेशा कंटिन्यूटी यानी सतत होता है। कोई तत्समक फलन है, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। यहाँ पे चिन्ह फलन, तो ये भी x बराबर 0 के लिए क्या होगा, सतत होगा, तो ये ध्यान रखना। फिर ये मापांक फलन ये भी कंटिन्यूस होता है। त्रिकोणमिति फंक्शन sin x cos x tan x cot x sec x, ये सब कंटिन्यूटी यानी कि सतत होते हैं। फिर ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति sin इनवर्स x cos इनवर्स x, ये भी कंटिन्यूस होते हैं। बहुपदी फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। चरघातांक फंक्शन ax और ex और लघुगणकीय फलन, ये कंटिन्यूटी होते हैं। अवकलज के सूत्र हमने देख लिए थे कि x की पावर n का ये फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, e की पावर x का ex, और ax का क्या होता है, ax log e दी बेस a, तो ये होता है, ये इम्पोर्टेंट है। log e की पावर x का 1/x, और साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स, कोट एक्स, साइन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, ये फॉर्मूले हम देख चुके हैं। फिर जो ये मूल परिमेय है, कांस्टेंट का 0 होता है अवकलज, और कोई दो फंक्शन ऐसे प्लस में हो, यानी कि कोई फंक्शन प्लस में दे रखे हो, प्लस माइनस का चिन्ह हो, तो आप अलग अलग सबका बीच में चिन्ह लगा देना, सबको अलग अलग अवकलज कर सकते हो। फिर कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, ये भी हमने देख लिया था। u इंटू वी वाला भी देखा था, फंक्शन कैसे ज्ञात करते, एक को कांस्टेंट दूसरे का अवकलज, फिर दूसरे को कांस्टेंट एक पहले का अवकलज। फिर u अपॉन वी वाला भी देख लिया था। ये कुछ अवकलज के फॉर्मूले थे जो हमने देखे थे। फिर अवकलज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट अवकलज और राइट अवकलज निकालते हैं, और दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ रही है तो हम कहते हैं कि अवकलज एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, दायां अवकलज और बायां अवकलज कैसे निकालते हैं, एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ, ये माइनस एच। तो इस प्रकार ये आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, लेफ्ट अवकलज और राइट अवकलज का। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर। अवकलनीयता की शर्त क्या है, x बराबर a पर उसके लेफ्ट अवकलज और राइट अवकलज क्या हो, एग्जिस्ट करते और बराबर हो, तो हम कहते हैं ये अवकलनीय फंक्शन। कोई फलन fx दे रखा है, तो जिसका अवकलज को इस प्रकार भी डिनोट करते हैं, या इसको इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, जबकि ये आवश्यक नहीं है कि सतत फलन अवकलनीय हो। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि प्रत्येक जो अवकलनीय फलन है तो वो सतत तो होगा ही होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सतत है तो अवकलनीय है। तो सतत होने पर अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अवकलनीय है फलन तो वो डेफिनेटली सतत तो है ही है। तो ये ध्यान रखना, जहाँ कहीं पे कोई फंक्शन ऐसा दिखे जो आपको पता है कि अवकलनीय है, जिसका अवकलन ज्ञात कर सकते हो और अवकलन करते हो आप, तो डेफिनेटली वो सतत होगा। सतत का चेक करें, और कहीं आपको किसी फंक्शन के बारे में पता हो कि उस बिंदु पर वो अवकलनीय है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो वो सतत भी है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो, कोई फंक्शन को आप जानते हो और वो सतत है, तो उसके लिए अवकलनीय के बारे में आप नहीं कह सकते कि वो अवकलनीय होगा या नहीं होगा। फिर स्पष्ट फलन क्या होते हैं, ऐसे समीकरण जिसमें x और y दो चर हो, जिनमें x को y के फलन के रूप में और y को x के रूप में व्यक्त किया जा सके, वो स्पष्ट फलन कहलाते हैं। और अस्पष्ट फलन क्या होता है, ऐसे समीकरण जिसमें x और y दो चर हैं और x को y के रूप में और y को x के रूप में सेपरेटली अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो उस प्रकार के फलन अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, और जो ये विधियाँ अभी बता रहे हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। ये जो अवकलज का पूरा चैप्टर है, अगर ये आपको थोड़ी पता होगी तो इनको अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। आगे के वीडियो में हम इस थ्योरी को अप्लाई करके एक एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन, एक फलन जो एक जो विधि है उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। आज हम केवल इसमें थ्योरी की चर्चा कर रहे हैं।
फिर ये त्रिकोणमितीय फलन, जब ये अस्पष्ट फलन वगैरह इनके अवकलज ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमको ये कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे जिनकी सहायता से इक्वेशन सॉल्व होंगे। तो जो त्रिकोणमितीय फलन है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन ए कोस बी, प्लस माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस का चिन्ह, फिर कोस ए साइन बी। इसी प्रकार कोस ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला है तो कोस ए कोस बी, यहाँ पर ध्यान रखना सेम होता है। फिर साइन उल्टा हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर साइन है साइन बी। टेन ए प्लस माइनस बी में फॉर्मूला क्या होता है, टेन ऊपर तो प्लस माइनस टेन बी यानी सेम चिन्ह वाला होता है, नीचे वन चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, तो माइनस प्लस टेन है टेन बी, तो ये टेन का फॉर्मूला होता है। तो साइन कोस टेन ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तीन का भी ध्यान रखो तो ये भी ध्यान रख सकते हो चाहो तो। फिर साइन टू ए का फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, टू साइन ए कोस ए इज इक्वल टू टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है। ये दोनों फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। जब अवकलज याद करोगे तो ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके। कोस टू ए का फॉर्मूला, एक तो कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है होता है, एक वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, एक टू कोस स्क्वायर माइनस वन, एक होता है वन माइनस टेन स्क्वायर है और वन प्लस टेन स्क्वायर है। तो ये चारों फॉर्म आपको ध्यान में होनी चाहिए। टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन है वन माइनस टेन स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। फिर साइन थ्री है, साइन थ्री क्या होता है, थ्री साइन है माइनस फोर साइन क्यूब है, तो ये साइन थ्री का फॉर्मूला था। कोस थ्री में ये वाली टर्म यहाँ आ जाती है तो फोर कोस क्यूब है माइनस थ्री कोस है, तो ये फॉर्मूला कोस थ्री का होता है। इस प्रकार टेन थ्री का फॉर्मूला भी ध्यान रखना, थ्री टेन है माइनस टेन क्यूब है, फिर नीचे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर है। तो ये जो टिग्नोमेट्रिक फार्मूला है ये आपको ध्यान में रखोगे तो ये सहायता करेंगे आपको अवकलज करते टाइम। फिर चरघातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, यानी कि y बराबर कोई बी एक्स आपको फंक्शन दे रखा है जो b क्या है वन से बड़ा, यानी वन से बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए चरघातांकी फलन होता है। तो इसमें नोट ध्यान रखना कि 10 के लिए चरघातांकी फलन को तो हम क्या कहते हैं, साधारण चरघातांकी फलन कहते हैं। जब एक्सपोनेंशियल आधार e हो तो इसके लिए चरघातांकी फलन को प्राकृतिक चरघातांकी फलन कहते हैं। तो यानी एक तो y इज इक्वल टू टेन की पावर x, एक y इज इक्वल टू e की पावर x, ये दो प्रकार के लघुगणक होते हैं। लॉगरिथम में फॉर्मूला में जैसे y इज इक्वल टू लॉग b तो बेस है, x द्वारा परिभाषित कोई लघुगणक के फलन है। तो इसमें जब आधार 10 है तो इसके लिए तो इसको साधारण लघुगणक कहते हैं, e है तो इसको प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। कोई फॉर्म जैसे y इज इक्वल टू बी एक्स है तो इसको, ये तो घातांक रूप है यानी b की पावर x है, यहाँ पर ध्यान रखना y इज इक्वल टू b की पावर x दे रखा है, यानी ये गुणा में नहीं है, b की पावर x है। तो जब इसको लघुगणक में बदलना हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू लॉग, ये तो b बेस बन जाएगा और ऊपर y इधर आ जाएगा। तो इस टाइप ये लघुगणक को घातांक में और घातांक को लघुगणक में बदल लेना चाहिए। फिर ये लघुगणक से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे लॉग, यहाँ पर कोई पावर का फॉर्मूला था तो पावर क्या आ जाती है, गुणा में आगे आ जाती है। तो लॉग b तो बेस है, m n है तो n बाहर आ जाएगा, फिर लॉग b की m हो जाएगा। और मल्टीपल में है तो ये प्लस में खुलता है, लॉग बी एम प्लस लॉग बी एन। और अगर अपॉन में है तो ऊपर वाले तो प्लस और नीचे वाला माइनस में खुलता है। और अगर ये है और बेस चेंज करना है तो ऊपर वाले जो जैसे ए बेस है यहाँ पर बी लाना है तो ऊपर वाले बी के बेस में ऊपर वाले को ऊपर रखना, नीचे वाले को नीचे, तो लॉग बी एम नीचे लॉग बी है। तो ये आधार परिवर्तन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले भी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर पराचल समीकरण यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसा समीकरण जिसमें चर x और y किसी अन्य चर के यानी t के रूप में दे रखे हो तो उसको हम पराचलिक समीकरण कहते हैं। जैसे x इज इक्वल टू कोस टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी दे रखा है, यानी x और y दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी t एक नया चर दे रखा है, x t पे और y t पे डिपेंड कर रहा है। तो इस प्रकार के समीकरण दो, इनको हम पराचल समीकरण कहते हैं। फिर द्विकोटि के अवकलज, यानी कि आप क्या द्विकोटि का अवकलज, जैसे y बराबर कोई फंक्शन दे रखा है उसका पहला अवकलज निकालते हो तो उसका अवकलज,
और उसका अगर वापस अवकलन कर देते हो तो उसे द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। यानी 2 बार उसका अवकलज हो गया तो 2 बार अवकलन करना द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। 3 बार करोगे तृतीय कोटि का अवकलज हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एक तो रोल्ले प्रमेय, एक वास्तविक फलन एफ ए बी पर, यानी कि क्लोज इंटरवल दे रखा है। यहाँ पर क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ए बी शामिल है, बी भी शामिल है, इनके मध्य की सभी संख्याएं शामिल है। तो इस प्रकार कोई परिभाषित फलन है, वो फलन एफ इस पे तो क्लोज इंटरवल के लिए तो सतत यानी कंटिन्यूस हो, और ओपन इंटरवल यानी कि इसमें ध्यान रखना ए और बी शामिल नहीं होता है, उसके लिए अवकलनीय हो, और उसके जो बाहर की ये जो ए और बी है बाउंड्री पॉइंट, इनकी वैल्यू फंक्शन के लिए बराबर हो। तो हम जो रोल्ले प्रमेय इस प्रमेय का यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में, यानी कि ये जो इंटरवल है ओपन इंटरवल ए और बी, इनके बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा सी जिसके लिए उसका अवकलज क्या होगा, 0 होगा। तो ये प्रमेय कौन सी है, रोल्ले प्रमेय। तो इसको एक तो ध्यान रखना, रोल्ले प्रमेय की स्टेटमेंट कि कोई फलन वास्तविक फलन एफ है क्लोज इंटरवल के लिए, तो ये इस पर ये कब लागू होगी, तो ये पहले तो क्लोज इंटरवल के लिए सतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल के लिए अवकलनीय होना चाहिए, और दोनों बाउंड्री पॉइंट की वैल्यू सेम हो। तो उनके बीच में कम से कम एक ऐसा बिंदु विद्यमान होता है सी जिसके अवकलज ज्ञात करें और उसकी वैल्यू रखें तो 0 होता है। तो ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान रखना और अप्लाई करना भी आना चाहिए। इस पर आधारित एक क्वेश्चन 100% आता है। फिर इसी प्रकार की एक लांगराज प्रमेय है कि कोई फलन एफ जो क्लोज इंटरवल ए बी में इस प्रकार परिभाषित हो कि जो क्लोज इंटरवल पर तो कंटिन्यूस सतत हो और ओपन इंटरवल पर अवकलनीय डिफरेंशिएबल हो, तो कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा जिस पर एफ डे सी यानी उसके अवकलज इस प्रकार होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये स्टेटमेंट लांगराज माध्यमान प्रमेय का है, इम्पोर्टेंट है ये भी। रोल्ले और लांगराज में एक क्वेश्चन 100% आता है। इसका एक और दूसरा रूप है लांगराज का ही कि एफ ए जो ये बी की जगह ए प्लस एच दे दिया और कुछ नहीं है, वही ए प्लस एच करके फिर एक एलिमेंट ऐसा ले लेगा 0 और 1 के मध्य कम से कम एक पॉइंट होगा। सेम वही है फॉर्मेट, केवल बी के स्थान पर ए प्लस एच लिख दिया और थोड़ा बहुत इसको जो मल्टीप्लाई वगैरह करके उसी फॉर्म को दूसरे रूप में लिख दिया। तो ये भी आप फॉर्म उसको चेंज कर सकते हो, आपको इतना ही करना है, बी की जगह क्या कर लोगे ए प्लस एच लिख देना, तो आपका ये फॉर्मेट आ जाएगा। फिर 12th की बुल में इनके अवकलज के अनुप्रयोग दे रखे, तो ज़्यादा तो नहीं, कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, बाकी इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। यानी कि एक तो ये परिवर्तन राशियों में परिवर्तन की दर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर लोगे, डायरेक्ट भी हो जाएंगे। तो इनको भी हम देखेंगे कि वर्धमान ह्रासमान क्या होता है, इंक्रीजिंग, और एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक निरंतर वर्धमान, और वर्धमान में क्या अंतर है। तो यानी कोई दो वैल्यू लेंगे, कोई फंक्शन एफ एक्स है जो इस पर वर्धमान होगा, कब होगा, जब कोई दो वैल्यू ली हमने x1 और x2 बड़ा था तो उनकी जो फंक्शन की वैल्यू आए तो वो f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2) आए तो हम कहते हैं वर्धमान फंक्शन है। निरंतर वर्धमान में यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आता, ये ध्यान रख लेना, इतना ही फ़र्क है। वर्धमान में तो इक्वल भी हो सकता है, लेकिन निरंतर वर्धमान में इक्वल का साइन नहीं होता, केवल ग्रेटर देन ही होगा। अगर दो वैल्यू ली, एक बड़ी एक छोटी है, तो उनके फंक्शन की वैल्यू भी जो छोटी है उसकी छोटी वैल्यू आएगी, बड़ी है उसकी बड़ी आएगी। तो इसको हम वर्धमान फंक्शन यानी कि वर्धमान और निरंतर वर्धमान की बात की। अब इसी प्रकार हम ह्रासमान फलन और निरंतर ह्रासमान फलन की बात करेंगे। कोई फंक्शन एफ एक्स ए बी पर ह्रासमान होगा अगर हमने कोई दो वैल्यू ली, x1 छोटा था और x2 बड़ा था, इसका उल्टा रिजल्ट आ जाए, यानी कि उसकी जो इमेज लें तो fx1 बड़ी और fx2 छोटी आ जाए या बराबर आ जाए, तो इस प्रकार का जो होता है उसको ह्रासमान कहते हैं। और अगर वो फलन बराबर चिन्ह का साइन नहीं हो तो उसको वह निरंतर ह्रासमान किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपको ध्यान में रखना है, वो तो परिभाषा थी। इनको जब क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे तब किस प्रकार अप्लाई करेंगे। तो एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा होगा, इसमें पूछेगा वर्तमान है या नहीं है,
तो आप उसका अवकलज निकाल के 0 के बड़ा या बराबर लोगे तो x की वैल्यू इसमें प्राप्त होगी। और अगर निरंतर वर्धमान है तो इस प्रकार आप रखोगे। यहाँ पर जब वो पूछेगा इनके लिए वर्धमान है या नहीं है, तो आप वर्धमान पूछे तब तो आप इक्वल टू का साइन ले लेना, निरंतर वर्धमान पूछे तो इक्वल टू का साइन हटा देना, और जो वैल्यू प्राप्त होए उस वैल्यू के लिए वर्धमान और निरंतर वर्धमान हो जाएगा। इसी प्रकार हार्समान निकालना हो तो उस फंक्शन को अगर हार्समान निकालना है तब तो उसको लेस देन इक्वल टू 0 रखेंगे, और जब ये निरंतर हार्समान की बात करें तो इक्वल टू का साइन हटा देंगे। तो ये अप्लाई करने का होता है। आपको कुछ इंटरवल देके उसमें पूछ लेगा कि बताओ ये फलन कहाँ पर तो वर्धमान है, कहाँ पर हार्समान है। अगर वर्धमान का पूछे तो वर्धमान वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हार्समान का पूछे तो हार्समान की ये वैल्यू निकालना भी सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे इनके। अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं केवल। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूले हैं जो आपको वहाँ पर क्वेश्चन करोगे तो अप्लाई करने पड़ेंगे, जिनकी आवश्यकता पड़ेगी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है। एक तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या, वर्त की परिधि क्या होती है तो 2 पाई आर, वर्त की परिधि। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6x स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है x क्यूब वगैरह। ये नॉर्मल छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखना है। फिर वक्रता वगैरह की भी बात करेंगे कि वक्रता क्या होती है। कोई फंक्शन दे रखा होगा तो उसकी स्लोप क्या होती है। तो जैसे कोई फंक्शन y बराबर f(x) दे रखा है तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा x से धनात्मक कोण कितना बना रही है। जैसे ये कोई वक्र है, जैसे मान लो ये कोई इस प्रकार का वक्र दे रखा, कर्व दे रखा है, तो यहाँ पर हमें स्पर्श रेखा यानी कि इस पॉइंट पर हमें वक्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो स्पर्श रेखा एंटी क्लॉकवाइज कितना कोण बना रही है, एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये मूल बिंदु है। तो इसका जो टेन थीटा का ये टेन जो ये वैल्यू है कोण की जो प्राप्त होगी उसी को हम क्या कहते हैं, ढाल या स्लोप कहते हैं, टेन थीटा। और अगर आपको फंक्शन दे रखा होगा तो आप उसका एक बार अवकलज कर दोगे dy/dx, तो वो भी प्रवणता यानी कि ढाल को भी यानी स्लोप को प्रदर्शित करती है। तो इसके क्वेश्चन हमें देखेंगे कि कैसे निकालनी है आपको। और ये तो देखो किसी रेखा की स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी। अगर आपको कहीं अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है तो आप क्या करना है, उसके जो स्पर्श रेखा है उसका उल्टा कर देना, माइनस का चिन्ह लगा के उल्टा कर देना, यानी कि इसको इस प्रकार जो प्रवणता है उसको डिनोमीटर में रखा देना और माइनस का चिन्ह लगा देना, तो ये अभिलंब की प्रवणता आ जाती है। तो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। फिर कुछ कंडीशन है कि जैसे किसी की ढाल 0 हो तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ वो जो तो स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है और वाई जैसे ये कोई रेखा इसी एक्स एक्स के समांतर है तो उसका मतलब स्लोप क्या होगी 0 होगी। यानी स्लोप 0 मतलब वो रेखा कैसी है, एक्स एक्स के समांतर है और वाई एक्स के क्या है, लंबवत है। ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स, इसको आगे बढ़ाओगे तो यह मतलब लंबवत हो गई और इसके क्या हो गई, ये समांतर हो गई। तो ये ध्यान रखना। और अभिलंब के लिए क्या हो जाएगा, तो अभिलंब के लिए तो ये एक्स एक्स के लंबवत हो जाएगा और वाई एक्स के समांतर हो जाएगा, तो अभिलंब इसका उल्टा हो जाएगा। और सेकंड केस जब ढाल आपको 1 दे रखी है यानी कि dy/dx की वैल्यू 1 है तो रेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाएगी, यानी कि जो स्पर्श रेखा वो 45 डिग्री का कोण होगा। तभी ऐसा तभी हो सकता है जब टेन थीटा 1 कब होता है, 45 पर होता है, मतलब ये एक्स एक्स और वाई एक्स से समान कोण बनाएगी। जब जो ये dy/dx इनफाइनाइट है इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्स और एक्स एक्स पर क्या है, लंबवत है। तो अगर लंबवत होगी तो ढाल इनफाइनाइट होगी और इनफाइनाइट है तो डेफिनेटली लंबवत होगी। टेन थीटा इनफाइनाइट कब होता है, 90 पर होता है। और अभिलंब की बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वो एक्स एक्स के समांतर वाई एक्स पर लंबवत हो जाएगा।
यहाँ पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो इसके लिए ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, ये आगे भी पढ़ेंगे ज्योमेट्री 2D वगैरह में। तो कोई पॉइंट दे रखा होगा x1 और y1 और स्पर्श रेखा का आपको जब निकालना है समीकरण, तो वैसे तो किसी रेखा का समीकरण y mx प्लस c ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको स्पर्श रेखा है तो एक पॉइंट दे रखा है तो y माइनस y1, यहाँ पर ढाल लगानी है उस पॉइंट पर, फिर x माइनस x1। तो इस टाइप का जो भी इक्वेशन होगा वो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। अगर यहाँ प्रवणता की यानी अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है तो इस ढाल की जगह -1 ये ढाल लगा देना, तो ये किसका आ जाएगा, अभिलंब का समीकरण आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला सब आपका दिमाग में होना चाहिए, वहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करना है। और फिर दो बिंदु दे रखे हैं तो दो बिंदुओं के लिए दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। दो लंबवत रेखाओं का जो प्रवणता कितनी होती है यानी कि उनका गुणनफल, दो रेखाएं जैसे एक की प्रवणता m1 है एक की m2 है तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ रहा है, इसका मतलब वो दो रेखाएं कैसी है, वो रेखाएं लंबवत है। ये देखो बीएससी में भी आएंगे आपके, तो ये जब हम ये कैलकुलस वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे, अनंत स्पर्शिया वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना, अभिलंब की लंबाई, इनकी चर्चा करेंगे। तो इनको अभी पढ़ लोगे तो वहाँ पर भी काम आ जाएगा कि स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y1 यानी कि उसका अवकलज का स्क्वायर अपॉन y1, यानी y1 का मतलब मैं y1 को dy अपॉन dx को y1 से डिनोट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, y अंडर द रूट 1 प्लस अवकलज का स्क्वायर अपॉन अवकलज, ये तो क्या हुआ स्पर्श रेखा के लंबाई हो गई। और अभिलंब की लंबाई, तो अभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला ध्यान रखना, केवल नीचे वाला वो dy अपॉन dx है उसको हटा देना और वो ये वाला हो जाएगा वापस। और स्पर्शील लंबाई और अधोलंब की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला ये ध्यान रखना। ये चारों फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, बीएससी में भी ये स्पर्श ये यानी कि इन पर आधारित क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जो हम बीएससी की बुक्स में करेंगे। फिर किसी फंक्शन कोई फलन दे रखा है जिसका x बराबर a पर आपको उच्चतम मान ज्ञात करना है, तो उस फलन का x बराबर a पर उच्चतम होगा अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो, 0 से कम हो, तो x बराबर a के लिए क्या हो जाएगा, उच्चतम मान होगा। निम्नलिखित ज्ञात करना है, निम्नतम फलन ज्ञात करना है, तो y बराबर f(x) कोई फंक्शन दे रखा है, x बराबर a पर निम्नतम मान ज्ञात करना है, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना निम्नतम में ग्रेटर देन और उच्चिष्ट में लेस देन 0 होता है। और हमें फलन के उच्चतम और निम्नतम मान बिंदुओं को निकालने से पहले हम चरम बिंदु निकालने होते हैं। चरम बिंदु कैसे निकालते हैं, उसका कोई फंक्शन दे रखा होगा, उसका अवकलज को 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और उस x की वैल्यू को फंक्शन में रख देंगे तो y की वैल्यू प्राप्त हो गई। और जो जो बिंदु x y के टर्म में बिंदु प्राप्त होंगे उनका सेकेंड डेरिवेटिव देखेंगे कि ग्रेटर देन 0 है तो वो तो निम्नतम हो जाएगा, और जो सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो उनके लिए उच्चतम मान प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हम ये चेक करेंगे। पहले तो सबसे पहले प्रथम अवकलज ज्ञात करेंगे और उसको 0 के वैल्यू के बराबर रखेंगे। और अगर ऐसा 0 के बराबर संभव नहीं है तो उच्चतम और निम्नतम मान प्राप्त नहीं होंगे। और अगर मान लो सेकेंड डेरिवेटिव 0 प्राप्त हो जाता है तो फलन के उच्च क्रम के अवकलज यानी उसके तीसरा अवकलज, चौथा अवकलज, पांचवा अवकलज तब तक ज्ञात करते रहेंगे जब तक कि कोई बिंदु x बराबर a पर उच्च क्रम के अवकलज का मान 0 प्राप्त ना हो जाए, तब तक उसके आगे के अवकलज ज्ञात करते रहेंगे। और अगर तीसरा और पांचवा या कोई ऐसा क्या होगा 0 हो जाए, नॉट 0 यानी कि 0 नहीं हो तो विषम अवकलज यानी 0 नहीं प्राप्त हो तो दिया गया फलन बिंदु x बराबर a पर तो न तो उच्चतम होगा न ही निम्नतम होगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर उसका कौन सा डेरिवेटिव जिसकी विषम वाला तो उच्चतम और निम्नतम नहीं होगा। और अगर सम डेरिवेटिव है यानी 4 6 इस टाइप का नॉट 0 होता है
तो इसके लिए हम देखते हैं कि फलन अगर लेस देन जीरो वाला है तब तो क्या होगा, उच्चतम मान होगा, और ग्रेटर देन जीरो वाला है तो निम्नतम होगा। तो ये भी ध्यान रखना आगे कौन सा ऑर्डर का अवकलज जीरो हो रहा है। अगर विषम वाला यानी ओड वाला हो रहा है तो ना तो उच्चतम होगा ना निम्नतम होगा। इवन वाला हो रहा है जीरो तो ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है ये चेक करना है। अगर लेस देन जीरो है तो उच्चतम मान प्राप्त होगा, लेस देन जीरो है तो निम्नतम मान प्राप्त होगा। या नहीं, निम्नतम जो लेस देन जीरो है तब तो उच्चतम मान प्राप्त होगा, और ग्रेटर देन जीरो प्राप्त हो रहा है मतलब निम्नतम मान प्राप्त होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। ये आज हमने एक तो लिमिट की और एक कंटिन्यूटी की और डेरिवेटिव की अवकलज, इन तीनों की थ्योरी की है। इस थ्योरी को अब अगले नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चन है, 2-3 वीडियो बनाएंगे। उन पर हम बहुत सारे क्वेश्चन, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करके बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन उसमें सोल्व किए हुए होंगे, वही क्वेश्चन अनसोल्व वाले सोल्व किए हुए होंगे। जो 12th और 11th की बुक में अनसोल्व क्वेश्चन है उनको तो सोल्व किया हुआ PDF में मिल जाएगा, और जो वहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको वहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो उनको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो नहीं डालेंगे। बाकी PDF में अनसोल्व क्वेश्चन डालेंगे, और वही जो 2012 की बुक है मैथ्स की 12th की, उसके अनसोल्व क्वेश्चन को सोल्व करके PDF के फॉर्मेट में डालेंगे।